राम राम साथियों, मैं अभिषेक पटेल वेदांत एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे और स्पेस टेक्नोलॉजी के तहत आज हम लॉन्च व्हीकल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि MPPSC संविदा वर्ग 3 के AVS का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है तथा कई अन्य परीक्षाओं में भी यह टॉपिक या इस टॉपिक से कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लॉन्च व्हीकल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि वह यान जिसकी मदद से हम किसी सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करते हैं उसे क्या कहा जाता है? लॉन्च व्हीकल कहा जाता है। और लॉन्च व्हीकल जो होता है वह या लॉन्च व्हीकल में रॉकेट इंजन का प्रयोग किया जाता है। तो कई बार परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि PSLV में किस प्रकार का प्रणोदक का प्रयोग किया जाता है या GSLV में किस प्रणोदक का प्रयोग किया जाता है। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप रॉकेट इंजन को और किस किस प्रकार के जो प्रणोदक हैं इस्तेमाल किए जाते हैं उनके बारे में समझ लें। तो हम रॉकेट इंजन के बारे में बात करते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, रॉकेट इंजन का प्रयोग लॉन्च व्हीकल के साथ साथ मिसाइल में भी रॉकेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, रॉकेट इंजन न्यूटन की गति के तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम तथा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके साथ ही इसमें फ्यूल के रूप में प्रणोदक, जैसे हम कहते हैं, प्रणोदक का प्रयोग किया जाता है और यह अलग अलग इंजन में अलग अलग होता है। तो कितने प्रकार के इंजन होते हैं वो देखिए, रॉकेट इंजन को मुख्य रूप से हम दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक हो जाएगा साधारण रॉकेट इंजन और दूसरा हो जाएगा जटिल रॉकेट इंजन। देखिए, ऐसा रॉकेट इंजन जिसकी कार्यविधि साधारण होती है तथा जिसमें लगभग एक प्रकार का ही प्रणोदक प्रयोग में लाया जाता है उसको हम साधारण रॉकेट इंजन कहेंगे, तथा जिस रॉकेट इंजन में दो या दो से ज़्यादा प्रणोदक का प्रयोग किया जाता है उसे हम जटिल रॉकेट इंजन कहेंगे। मैं चाहूँगा कि आप ये जो प्रणोदक हैं उनका नाम याद रखें। तो देखिए, साधारण रॉकेट इंजन की जो क्रियाविधि होती है वो साधारण होती है तथा इसमें एक ही प्रकार का जो प्रणोदक होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है और साधारण रॉकेट इंजन में ठोस प्रणोदक का प्रयोग किया जाता है और उसका नाम है HTPV। यहाँ पर H फॉर हाइड्रोक्सिल हो जाएगा, T फॉर टर्मिनेटेड, P फॉर पॉली और V फॉर ब्यूटाडाइन। तो हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉली ब्यूटाडाइन। तो साधारण रॉकेट इंजन में HTPV का प्रयोग ठोस प्रणोदक के रूप में किया जाता है। अब हम बात करते हैं जटिल रॉकेट इंजन के बारे में। देखिए, जटिल रॉकेट इंजन भी दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऐसा रॉकेट इंजन या जटिल रॉकेट इंजन साधारण ताप पर कार्य करता है तथा अति निम्न ताप पर कार्य करने वाला। जटिल रॉकेट इंजन जो कि साधारण ताप पर कार्य करता है उसमें दो प्रणोदक मुख्य रूप से उपयोग में लाए जाते हैं। पहला हो जाएगा UDMH और MMH। UDMH अनसिमेट्रिकल डाई मिथाइल हाइड्रोजाइन और MMH अर्थात मोनोमिथाइल हाइड्रोजाइन। इसके साथ ही इसमें N2O4 नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड का प्रयोग ऑक्सीडाइजर के रूप में किया जाता है। अब ये ऑक्सीडाइजर क्या होता है आप समझिए। देखिए, पृथ्वी की सतह पर जो वाहन होते हैं उसमें हम केवल फ्यूल का प्रयोग करते हैं क्योंकि उस फ्यूल के दहन के लिए ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में प्रकृति में मौजूद होती है। लेकिन आप ये समझिए कि अगर कोई रॉकेट अंतरिक्ष में है और अंतरिक्ष में काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर जो ऑक्सीजन होती है वह अनुपस्थित होती है और ऑक्सीजन अनुपस्थित होगी तो हो सकता है जो ईंधन हो उसका दहन ना हो पाए। इसीलिए हम साथ में ऑक्सीडाइजर का प्रयोग भी करते हैं ताकि ईंधन का दहन आसानी से हो पाए और पूर्ण मात्रा में हो पाए। तो साधारण ताप पर जो रॉकेट इंजन होता है उसमें UDMH तथा MMH प्रणोदक का प्रयोग किया जाता है। देखिए, अब
जटिल रॉकेट इंजन जो कि अति निम्न ताप पर कार्य करता है उसे हम क्रायोजेनिक इंजन के नाम से भी जानते हैं। आप यहाँ पर एक शब्द पर गौर फरमाएं। देखिए, कोई भी तकनीक जो कि अति निम्न ताप पर कार्य करती है उसको क्रायोजेनिक तकनीक भी कहते हैं। और जब रॉकेट इंजन अति निम्न ताप पर कार्य करता है तो उसको हम क्रायोजेनिक इंजन कहेंगे। ठीक है, तो क्रायोजेनिक इंजन जटिल रॉकेट इंजन का ही एक रूप माना जाता है। और जो जटिल रॉकेट इंजन होता है उसमें द्रवीभूत हाइड्रोजन तथा द्रवीभूत ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अति निम्न ताप पर जो जटिल रॉकेट इंजन होता है उसको क्रायोजेनिक इंजन भी कहते हैं। और इसमें द्रवीभूत लिक्विफाइड हाइड्रोजन तथा द्रवीभूत ऑक्सीजन लिक्विफाइड ऑक्सीजन का प्रयोग भी करते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिए, जटिल रॉकेट इंजन में दो चेंबर होते हैं। एक चेंबर में फ्यूल रखा जाता है और दूसरे चेंबर में क्या रखा जाता है, ऑक्सीडाइजर रखा जाता है। और कठिनाई की बात यह है कि इन दोनों को अलग अलग तापमान पर रखा जाता है। तो इसको भी आप ध्यान रखें, ये किसी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जो लिक्विफाइड हाइड्रोजन होता है उसको -250 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है और ऑक्सीडाइजर को -183 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। तो ये हमने यहाँ पर रॉकेट इंजन के बारे में पढ़ लिया है। और रॉकेट इंजन का प्रयोग लॉन्च व्हीकल में तथा मिसाइल प्रणाली में या प्रक्षेपास्त्र प्रणाली में भी किया जाता है। अब हम आ जाते हैं लॉन्च व्हीकल के बारे में। देखिए, लॉन्च व्हीकल को विकसित करने में हमारे देश के कई वैज्ञानिकों ने कई वर्षों तक कठिन प्रयास किए हैं, तब जाकर इसरो वर्तमान समय में काफ़ी ऊंचे स्तर तक पहुंचा है। अब जो लॉन्च व्हीकल की विकास यात्रा है वह कहां से शुरुआत हुई, इसके बारे में समझिए। देखिए, इसकी जो शुरुआत है, इसकी शुरुआत या इसके प्रारंभ का श्रेय इन कास्पर को दिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना 1962 में की गई थी, जिसके अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष के जन्मदाता या जनक विक्रम साराभाई थे। और इस समिति के प्रयासों से ही हमने अमेरिका से निर्मित लॉन्च व्हीकल को लिया था और उसका नाम क्या था, नाइक एपॉस। ध्यान रखिए, नाइक एपॉस इन कास्पर के द्वारा प्रक्षेपित पहला लॉन्च व्हीकल था जो कि अमेरिका द्वारा निर्मित था। इसे 1963 में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन से प्रक्षेपित किया गया था और यह 160 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही जा पाया था। तो ये इसके बारे में हो जाएगा। पहला प्रक्षेपण यान क्या हो जाएगा, यहाँ पर नाइक एपॉस हो जाएगा। अब उसके बाद में 1966 में इन कास्पर भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की पुनर्गठन किया गया और 15 अगस्त 1969 को इसरो का गठन हुआ। फिर आगे जितने भी जो प्रक्षेपण यान हैं, जैसे SLV हो जाएगा, PSLV हो जाएगा, GSLV हो जाएगा, इन सब का विकास इसरो के द्वारा किया गया। लेकिन जो शुरुआत है वो नाइक एपॉस से हुई थी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उस समय पे हमारे वैज्ञानिकों के पास में काफ़ी सीमित संसाधन थे। एक कहावत है कि अगर किसी में लगन हो और जुनून हो तो वह काफ़ी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। और इस बात को किसने साबित किया है, इसरो ने साबित किया है। 1962 में हमारे पास में कोई भी कार्यालय नहीं था। थुम्बा में एक चर्च था और उस चर्च में एक गौशाला थी। उस गौशाला को वैज्ञानिकों को दिया गया था और उन्होंने उसी गौशाला में बैठकर ये जो नाइक एपॉस लॉन्च व्हीकल था उसको असेंबल किया था और उसी चर्च से हमने इसको प्रक्षेपित किया था और उसी सफल प्रयास ने हमको नई दिशा दी। तो अब SLV के बारे में समझते हैं। देखिए, SLV का विकास इसरो के द्वारा किया गया है और वर्तमान में यह सेवा मुक्त है, क्योंकि इसरो जो SLV है, SLV का प्रयोग इसरो के द्वारा 1979 से 1983 के बीच में भी किया गया था। ये इसका सामान्य विवरण हो गया है। अब हम इसकी जो उपयोगिता है एवं महत्व है उसको समझते हैं। देखिए, SLV S फॉर सैटेलाइट, L फॉर लॉन्च और V फॉर व्हीकल। तो ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का ही संक्षिप्त नाम है जो कि बहुतायत में प्रयोग किया जाता है, SLV।
तो SLV की पहली खूबी यह है कि यह 40 किलोग्राम के सैटेलाइट को पृथ्वी के ऑर्बिट में स्थापित करने में सक्षम है। इसके साथ ही यह कितनी ऊंचाई तक जा सकता है, तो SLV पृथ्वी के ऊपर लियो कक्षा में 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है। अब इसकी जो कुल स्टेज है वो कितनी है, 4। एक बार आप पूरा इसकी कार्यविधि समझिए। देखिए, सैटेलाइट जैसे साधारण रूप में आप समझें, कार को हम जितनी दूरी तक चलाएंगे उतना ही हमारे पास में क्या होना चाहिए, फ्यूल होना चाहिए। अगर फ्यूल कम होगा तो हम कार से या बाइक से कम दूरी तक तय कर पाएंगे, और फ्यूल ज़्यादा है तो हम अधिक दूरी तय कर पाएंगे, राइट। वही सिद्धांत यहाँ पर अप्लाई होता है। देखिए, जो सैटेलाइट है वो केवल इतने भाग में रखा जाता है, लेकिन ये जो बाकी के भाग होते हैं उसमें हम प्रणोदक, बाकी के जो चेंबर होते हैं उसमें प्रणोदक को रखा जाता है, और ये इसी प्रणोदक से लॉन्च व्हीकल को एनर्जी मिलती है जिससे वह काफ़ी ऊंचाई तक उड़ पाता है। अब ये जो चेंबर होते हैं इनको अलग अलग रखा जाता है। उसका कारण ये है कि जैसे ही प्रणोदक का दहन होता है वह भाग क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। और दूसरी सुविधा ये होती है कि कई बार अगर किसी एक स्टेज में खराबी होती है तो उसको हम आवश्यकता पड़ने पर अलग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर SLV में कुल जो स्टेज थी वो कितनी थी, 4 थी, और चारों की चारों स्टेज ठोस थी, अर्थात चारों चेंबरों में या चारों चरणों में ठोस प्रणोदक HTPV का प्रयोग किया जाता है। तो SLV के द्वारा छोड़े गए जो प्रमुख सैटेलाइट हैं उनको हम मुख्य रूप से प्रमुख पेलोड भी कह देते हैं। तो इसरो के द्वारा SLV के द्वारा लॉन्च किए गए जो प्रमुख पेलोड हैं वो रोहिणी सीरीज के सैटेलाइट हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर आप विधिवत इसके बारे में समझ गए होंगे। SLV का विकास इसरो ने किया है, वर्तमान में यह सेवा मुक्त है। इसका कार्यकाल 1979 से 1983 के बीच में था। यह 40 किलोग्राम के सैटेलाइट को 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रक्षेपित करने में सक्षम था, और इसने रोहिणी सीरीज के जो सैटेलाइट हैं उनको प्रक्षेपित किया था। अब हम आ जाते हैं ASLV पे। इसका नाम है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। देखिए, SLV वही है, इसमें हमने नाम जोड़ दिया है ऑगमेंट। ऑगमेंट का क्या होता है, इसको हिंदी में संवर्धित कहते हैं। देखिए, SLV की तकनीक में हमने कोई ज़्यादा बड़े बदलाव नहीं किए थे, केवल उसको संवर्धित कर दिया है, अर्थात उसमें हमने कुछ और जोड़ दिया है। तो वो क्या जोड़ा है वो समझिए। तो यहाँ पर जो SLV था उसमें 4 चरण थे, और यहाँ पर ASLV में बूस्टर और जोड़ दिए गए हैं, और इस तरीके से इसका एक चरण और बढ़ गया। यहाँ पर बूस्टर लॉन्च व्हीकल को अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसके साथ ही बूस्टर समवेग संरक्षण के सिद्धांत के तहत रॉकेट को अतिरिक्त बूस्ट या थ्रस्ट प्रदान करते हैं, ताकि जो लॉन्च व्हीकल है वो अधिक तेजी से अधिक ऊंचाई तक पहुंच पाए। तो यहाँ पर इसकी जो 5वीं कक्षा है उसमें हमने बूस्टर जोड़ दिए हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ऑगमेंट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहा जाता है, संवर्धित सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ASLV का विकास भी किसने किया है, इसरो ने किया है। वर्तमान समय में यह भी सेवा मुक्त है, क्योंकि वर्तमान समय में हम PSLV एवं GSLV का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसरो ने इसका विकास किया है, और इसकी जो कुल स्टेज कितनी है, 5 है। 4 SLV की, और 5वीं स्टेज इसमें हो जाएगी बूस्टर। और 5वीं स्टेज के कारण ही इसकी जो क्षमता है वह भी विकसित हो गई है। ASLV अब 150 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक किसी भी सैटेलाइट को स्थापित कर सकता है, और इसके द्वारा विस्थापित रोहिणी सीरीज के सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। अब एक चीज़ यहाँ पर समझिए कि पहले सैटेलाइट था जो कि 40 किलो का था, और अब हम इसके माध्यम से 150 किलोग्राम के सैटेलाइट को लॉन्च कर पा रहे हैं। इसकी वजह क्या है, देखिए, हम सैटेलाइट को विभिन्न उपयोगिता के हिसाब से उनको लॉन्च करते हैं, और अगर हम उनसे विभिन्न प्रकार के उपयोग लेंगे या उनका महत्व अधिक होगा तो सीधी सी बात है हमें सैटेलाइट में कई प्रकार के उपकरणों को फिट करना पड़ेगा। जैसे राडार हो जाएगा, कैमरा हो जाएगा, उसके बाद में ट्रांसपोंडर हो जाएंगे। जितने ज़्यादा उपकरणों को हम सैटेलाइट में फिट करेंगे उतना ही ज़्यादा सैटेलाइट का वजन बढ़ता जाएगा।
इसीलिए वर्तमान समय में हम अधिक महत्व के लिए अधिक भारी सैटेलाइट को निर्मित कर रहे हैं। तो इसीलिए SLV में बूस्टर जोड़े गए, उसकी 5 स्टेज की गई ताकि वह 150 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को 400 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक स्थापित कर दे। अब इसके बाद में PSLV का विकास हुआ, तो उसके बारे में PSLV के बारे में हम विस्तृत रूप से अगली कक्षा में पढ़ेंगे। इस कक्षा में हमने नाइक एपोस, SLV और ASLV के बारे में पढ़ लिया है। आप इनके बारे में रिवीजन करते जाएं ताकि अगली कक्षा में आपको आसानी से समझ में आए। तो अगली कक्षा में हम PSLV, GSLV और RLV के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।